हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आप लोग फटाफट से क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि आज का ये क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है, बहुत ही ज्यादा प्यारे बच्चों जबरदस्त होने वाला है। तो आज का ये क्लास में आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो अरे भाई, सब लोगों को गुड इवनिंग। आप लोग जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास का पहला नंबर चैप्टर, यानी हिस्ट्री चैप्टर 1। नाम है चैप्टर का समाजवाद और साम्यवाद। चैप्टर का नाम क्या है? समाजवाद और साम्यवाद। तो प्यारे बच्चे, हम लोग समाजवाद साम्यवाद पढ़ रहे थे और इसको हम लोग आगे कंटिन्यू भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही खुशी की बात आपको बता दें, बहुत ही खुशी की बात, जिसका इंतजार आप लोग कई एक दिन पहले से कर रहे थे। बहुत दिन से आप लोग इंतजार कर रहे थे, सर कब होगा कब होगा कब होगा, ठीक है ना, कब आएगा। आप लोग गेस करिए क्या चीज हम बोलना चाह रहे हैं। आप लोग गेस करिए, पहले आप लोग गेस करके बताइए, फटाफट से गेस करके बताइए आप लोग। जल्दी से गेस करके बताइए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्लास में, ठीक है ना। आप लोग बताओ बाबू, गेस करके हम क्या बोलना चाह रहे हैं। बहुत दिन से आप लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत दिन से आप लोग इंतजार कर रहे थे, लगातार कमेंट करते थे, गुरुजी कब आएगा कब आएगा, कब होगा कब होगा। तो बताइए क्या चीज के बारे में हम बोलना चाह रहे हैं। देखते हैं कितने बच्चे सही पकड़ते हैं, ठीक है ना। देखते हैं कितने बच्चे सही पकड़ते हैं, जल्दी से बताइए। अरे वाह, क्या बात है। आप लोग का कोई जवाब ही नहीं है। आप लोग तो सब कुछ जान जाते हैं, अंतर्यामी है, ठीक है ना। आप लोग तो अंतर्यामी है, सब कुछ जान जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, सभी बच्चों का कमेंट भी आना शुरू हो गया कि गुरुजी आप तो बस और बस एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और वो है अपना सोशल साइंस का बुक। तो फाइनली प्यारे बच्चों, खुशी की बात यह है कि सोशल साइंस का बुक जो है वो अब टारगेट बोर्ड स्टोर पे आ चुका है, ठीक है ना। सोशल साइंस का बुक टारगेट बोर्ड स्टोर पे आ चुका है, यानी कि अब आप लोग इसे वहां से अपने घर पर मंगवा सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा किताब मोटा हो गया है, इतना मोटा थोड़ा किताब हो गया, जिससे साइंस से सब किताब था ना, उससे 1.5 गुना ज्यादा मोटा हो गया है किताब, ठीक है। चूंकि इसमें 4-4 5-5 सब्जेक्ट होता है ना, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपदा प्रबंधन, ये 5-5 सब्जेक्ट हो जाते हैं ना, तो इसलिए किताब थोड़ा सा मोटा हो गया है। और किताब के फ्रंट पेज में अपने रॉकी भाई का चित्र भी है, हम भूले नहीं है अपने रॉकी भाई को पीछे देना, ठीक है ना। इसके अलावा महात्मा गांधी हैं, इधर नेपोलियन बोनापार्ट, जो जो अच्छे काम किए हैं ना, सबका हम फोटो फ्रंट पेज पे दिलवाए हैं, ठीक है। और एक तो ये आपके सामने है, ये तो अच्छे काम आप लोग के लिए कर ही रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो सामाजिक विज्ञान का किताब फाइनली आ गया है। बताओ प्यारे बच्चों, आप लोग इससे कितना खुश हो, ठीक है ना। आप लोग कितना खुश हैं, जल्दी से बताइए। इस क्लास के बाद आप लोग जाना भाई चेक करने के लिए, अभी तुरंत मत चले जाना कि सर हम तुरंत पहले जाकर देखिए लेते हैं, तुरंत मत जाइए, आराम से आप लोग पहले यहीं रहिए, कहीं भागा नहीं जा रहा है, पहले क्लास कर लीजिए फिर आप लोग ऑर्डर करिएगा, ठीक है ना। तो बताइए कितने बच्चे जो हैं वो खुश हैं, पहले तो ये बता दीजिए हमें, कितने बच्चे हैं जो खुश हैं? कितने बच्चे खुश हैं, पहले तो आप हमें ना ये बता दीजिए। खुश हैं? अरे वाह, क्या बात है भाई। आप लोग खुश ना हो ऐसा हो सकता है भला? आप लोग खुश ना हो ऐसा भला हो सकता है क्या? तो आप लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं, वेरी हैप्पी। ओहो हो, क्या बात है। हाँ? सर मैं आपसे गुस्सा हूं क्योंकि हमें रसगुल्ला बोलते हैं, लेकिन हम आपसे जहानाबाद में मिले फिर भी आपने रसगुल्ला नहीं खिलाया। ओ हो, कौन लड़के हैं भाई जो जहानाबाद में हमसे मिले और हम रसगुल्ला नहीं खिलाए? हैं? दीपक। अरे बोलना चाहिए था ना भाई। हैं? अब हम थोड़ा जहानाबाद में गए थे, थोड़ा काम में व्यस्त थे, हो सकता है कि दिमाग से उतर गया होगा वो चीज कि हमारे रसगुल्ले आए हैं। याद दिला देते एक बार कि सर एक बार रसगुल्ला फ्री करवा देते, जितना खाइए, ठीक है ना। तो खैर कोई बात नहीं, फिर जहानाबाद आएंगे, फिर हम आएंगे जहानाबाद, ऐसा थोड़े है। तो चलिए
ये है आपका सोशल साइंस का बुक, जिसका आगे वाला पेज ये वाला है और पीछे वाला पेज ये वाला है। पीछे वाले पेज पे हिंदी और साइंस यानी विज्ञान का किताब का फोटो है। तो आप लोग सामाजिक विज्ञान के अलावा विज्ञान और हिंदी का भी मंगवा सकते हैं, ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान के अलावा हिंदी और विज्ञान का भी मंगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सभी बच्चे तैयार हैं, जल्दी से बताइए। तो जो बच्चे विज्ञान का अगर ऑर्डर नहीं किए होंगे विज्ञान का भी कर लीजिएगा, हिंदी का अगर ऑर्डर नहीं किए हैं तो हिंदी का भी कर लीजिएगा, इधर सामाजिक विज्ञान का। आप नोट्स अगर एक बार पूरा पढ़ लिए तो फिर परीक्षा की तैयारी आपकी एकदम मजबूत हो जाएगी, ठीक है ना, आप ये समझ लीजिए। चलिए बाबू, तो अब हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा, जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं वो सभी बच्चे टॉपर बैच में भी जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं ना वो सभी बच्चे टॉपर बैच में जुड़ जाइएगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं रूसी क्रांति के बारे में, ठीक है ना। रूसी क्रांति हम लोग पढ़ रहे थे समाजवाद और साम्यवाद में। आप लोग एक बार क्लास को शेयर करिए। लगभग मात्र 200 बच्चे ऐसे हैं जो क्लास को शेयर किए हैं, 571 बच्चे ऐसे हैं जो क्लास को लाइक किए हैं, और अभी क्लास में 1200 से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं लाइव क्लास में, ठीक है ना। अभी और तो जुड़ ही रहे हैं। तो सोचिए, शेयर करने वालों का संख्या इतना कम कैसे है भाई। आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप तो होगा, आपके मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप तो जरूर होगा, बताइए होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम भी यूज करते हैं तो वो भी होगा। तो आप लोग ग्रुप में शेयर करिए ना, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। अगर आपके कोई दोस्त हैं तो उनके पास लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिए, सब जगह पर आप लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए, सबसे पहले प्यारे बच्चे हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं इस चैप्टर में। अभी तक हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े हैं, पहले तो ये देखना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहला चीज आपको हम प्यारे बच्चों समाजवाद के बारे में पढ़ाए थे, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। सबसे पहले हम आपको समाजवाद के बारे में पढ़ाए। समाजवाद आप लोग अच्छे तरीके से सीख भी गए, समझ भी गए। तब हम आपको उसके बाद साम्यवाद के बारे में पढ़ाए। उसके बाद किसके बारे में पढ़ाए? साम्यवाद के बारे में। समाजवाद के बाद हम आपको पढ़ाए साम्यवाद के बारे में, ठीक है ना। साम्यवाद में हम आपको प्यारे बच्चे मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ाए। कार्ल मार्क्स की जीवनी, कार्ल मार्क्स की जीवनी पढ़ाए थे, ठीक है। क्या पढ़ाए बाबू? कार्ल मार्क्स की जीवनी पढ़ाए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बच्चा बोल रहे हैं कि सर आप ऑफलाइन कोचिंग खोले हैं तो हम जानते हैं आप ऑनलाइन कोचिंग उतना बढ़िया से नहीं पढ़ाइएगा। भाई एक बात बोल रहे हैं, हाँ? एक बात बोल दें, ये बताइए। चलिए, जब ये बात बोले हैं एक बच्चा कि सर जी आप ऑफलाइन खोल दिए तो अब ऑनलाइन में अच्छा से नहीं पढ़ाइएगा। एक कोई आदमी शादी के पहले अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है, ठीक है ना। शादी के पहले अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है। शादी के बाद एक और माँ बाप बन जाते हैं जो होते हैं सास ससुर, ठीक है। तो क्या ये बताइए कि क्या शादी के बाद अपना माँ बाप लोग सास ससुर को समझ लेता है? अपना जो खुद का माँ बाप है वो माँ बाप नहीं होता है जी, उसको भूल जाता है। पहले तो प्राथमिकता लोग उसी को न देता है जो जन्म दिया है। बताइए, पहला प्राथमिकता उसी को मिलता है जो जन्म दिया है, ठीक है ना। दूसरा प्राथमिकता किसी और को दिया जा सकता है, दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन वो चीज तो नहीं होगा ना। तो उसी प्रकार से हम अगर प्रिंस कुमार से प्रिंस सर बने हैं तो इसमें टारगेट बोर्ड का योगदान है, ठीक है ना। हम प्रिंस से प्रिंस सर अगर बने हैं ना, एक लोकल लड़के से अगर बिहार का सबसे बेहतरीन शिक्षक बने हैं ना, तो ये टारगेट बोर्ड का देन है और आप लोगों का देन है। तो जहां से हमारा उत्पत्ति हुआ प्यारे बच्चों, ठीक है ना, जहां से हमारा नाम हुआ, जहां से हमारा पूरा काम हुआ, जहां से हम पूरे बिहार में चर्चित हुए, उस चीज को भला हम छोड़ देंगे? सोचिए ना आप, उस चीज को भला हम छोड़ देंगे? आपको एक बात बता देते हैं, दिल से बताते हैं, कसम खा के बताते हैं। जब हम लोगों का मीटिंग हुआ कि ऑफलाइन खोलना है, तो उस मीटिंग में हम सबसे पहला बात यही बोले थे, ठीक है ना। कसम खा के ये बात बोल रहे हैं, हम उस मीटिंग में सबसे पहला बात यही बोले थे कि ऑफलाइन खुलेगा तो जरूर, लेकिन ऑफलाइन के कारण ऑनलाइन पर 1% भी असर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। 1% भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ऐसा ना हो कि 1% भी अगर हमारे ऑनलाइन पर पड़ता है तो हम तवज्जो देंगे ऑनलाइन को।
समझ गए ना। तो सबसे पहला मीटिंग में ही ये हमने डिसाइड कर लिया था कि भाई ऑफलाइन के कारण ऑनलाइन रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने देंगे हम, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर आपके मन में ये बात है कि सर ऑफलाइन के बाद ये खोलेंगे तो ऑनलाइन पर नहीं बाबू, ठीक है ना, ऑनलाइन हमारा प्रथम प्रायिकता है, फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारा ऑनलाइन, सेकंड प्रायोरिटी है हमारा ऑफलाइन, ठीक है ना। तो ये बात कभी मत सोचिएगा कि प्रिंस सर हम लोग पर कम ध्यान देंगे, कभी नहीं बाबू, भूल से भी, एक सपना में भी मत सोचिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम आपको समाजवाद के बारे में पढ़ाए थे, फिर हम आपको साम्यवाद के बारे में पढ़ाए थे, कार्ल मार्क्स की जीवनी पढ़ाए थे, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स की जीवनी के बाद पिछले क्लास में प्यारे बच्चे हम आपको पढ़ाए थे 1905 की क्रांति। 1905 की क्रांति में हम आपको पढ़ाए मुख्य रूप से खूनी रविवार के बारे में। किसके बारे में पढ़ाए थे? खूनी रविवार के बारे में बताए थे। चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं, ठीक है ना, आपसे एक हम सवाल पूछते हैं। आप हमें पहले तो बता दीजिए, पहले तो आप हमें क्वेश्चन बता दीजिए कि जूलियन कैलेंडर से ग्रेगोरियन कैलेंडर कितना दिन आगे चलता है? जल्दी से जवाब बताइए, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। जूलियन कैलेंडर से ग्रेगोरियन कैलेंडर कितना दिन आगे चलता है, मतलब दोनों कैलेंडर में कितना दिन का फासला है, बताइए जल्दी से। दोनों कैलेंडर में कितना दिन का फासला है, जल्दी से बताइए। कितने बच्चे पहले बताएंगे? प्रीतम कुमार, वाह क्या बात है। संतोष, आदित्य, रजनीश, रमेश, सोनी, गोविंद, चलो भाई सबका सही है। तो बताए थे ना आपको कि ग्रेगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर के बीच में कितने दिन का? 13 दिन का अंतर है। आप हमें यह बता दीजिए, दूसरा मौखिक सवाल ही पूछ लेते हैं, लिखित सवाल नहीं पूछेंगे, मौखिक सवाल ही पूछते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार खूनी रविवार कब हुआ था? ध्यान से सुन लीजिएगा क्वेश्चन, कंफ्यूज मत कर जाइएगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार खूनी रविवार किस तिथि को हुआ था? तिथि बताइए, डेट बताइए, एग्जैक्ट डेट बताइए, जल्दी से फटाफट से बता दीजिए, जल्दी से बताओ भाई आप लोग। और हाँ, एक जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग, देर क्यों कर रहे हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हम पूछ रहे हैं, जूलियन कैलेंडर के अनुसार मत बता दीजिएगा, ये बात आप लोग को ध्यान रहे। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कितने तारीख को हुआ था, ये बात हमें बता दीजिए जल्दी से। बाईस मार्च। कितने बच्चों को याद है? कितने बच्चों को याद था ये वाला एकदम सही सही जवाब? 22 मार्च। वाह क्या बात है। हमारे नन्हे मुन्ने राहियों को मन करता है कि गले लगा लें। भाई हम मार्च कभी बताए थे आपको? हैं? जो बच्चे मार्च और फरवरी कर रहे हैं, क्या हम आपको कभी मार्च बताए थे? कभी हम मार्च आपको बताए थे? फिर आप मार्च कैसे बोल दिए, फरवरी कैसे बोल दिए? आपको तो हमेशा बताए थे 22 जनवरी, हम बताए थे प्यारे बच्चों 22 जनवरी, ठीक है ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। अगर हम जूलियन कैलेंडर के अनुसार बोले कि जूलियन कैलेंडर के अनुसार खूनी रविवार कब हुआ था, तो आपका जवाब क्या होगा? बोलिए। जूलियन कैलेंडर के अनुसार अगर हम आपसे बोले कि खूनी रविवार कब हुआ था, तो बताइए खूनी रविवार जूलियन कैलेंडर के अनुसार कब हुआ था? नौ जनवरी, बिल्कुल सही है। अब चलिए आपसे ना एक बड़ा शानदार सवाल पूछते हैं। जिस समय, देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं है, अगर याद रहेगा तब ना आगे समझ में आएगा, अगर यहीं पर याद नहीं रहेगा तो आगे वाला क्या समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आगे अब बताइए, अगला चीज आपसे हम पूछ रहे हैं, जिस समय रूसी क्रांति हो रहा था, ठीक है ना, जिस समय रूसी क्रांति हो रहा था उस समय रूस का जार कौन था, यानी रूस का राजा कौन था, रूस का सम्राट कौन था? बताइए। जिस समय ये रूसी क्रांति हो रहा था उस समय रूस का सम्राट कौन था? जल्दी से जवाब बताइए। और क्लास को अभी भी बहुत सारे बच्चे शेयर नहीं किए हैं, जो नए बच्चे जुड़े हैं ना वो अभी तक शेयर नहीं किए हैं, तो जल्दी जल्दी से ना आप लोग क्या करिए, क्लास को शेयर कर दीजिए पहले तो जल्दी से। जार निकोलस द्वितीय, बिल्कुल सही है ना, जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस सेकंड। अच्छा ये बताइए
जार निकोलस द्वितीय का एक महल था, जिस महल की ओर सभी मजदूर रोटी दो का नारा लगाते हुए आ रहे थे। क्या उस महल का नाम याद है? पिछली क्लास में हम आपको बताए थे। उस महल का क्या नाम था? राजा के महल का नाम बताइए। देखते हैं कौन बच्चे हैं जो सबसे पहला जवाब देते हैं। ठीक है ना, सबसे पहला जवाब कौन बच्चे देते हैं? हम जल्दी से खोल लेते हैं वीडियो ताकि देर ना हो जाए, और देखते हैं कौन बच्चे हैं जो सबसे पहला जवाब देते हैं। चलो भाई, सबसे पहला जवाब कौन बच्चे देंगे? ओहो हो, हेतनबर्ग तो नहीं था। एक बच्चे तो बताने का प्रयास किए लेकिन लगभग गलती कर दिए। सेंट पीटर्सबर्ग, ये सूरज कुमार का सही जवाब आया है। लोफी प्लेट रिवर्ब, कौन बच्चे हैं भाई? तो उनका भी सही जवाब आया है। संदीप कुमार का सही जवाब आया है। कृष्णकांत कुमार, उनका भी सही आया है। आशीष कुमार यदुवंशी, उनका भी सही आया है। पिट्सबर्ग आंसू चक्रवर्ती, उनका भी सही आया है। चलो भाई, लड़के बाजी मार दिए हैं। ठीक है ना, इस बार लड़कियां पिछड़ गई है, इस बार लड़कियां पिछड़ गई हैं। लड़के बाजी सब मार करके आगे निकल गए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लड़के सब आगे निकल गए हैं। और कोई दिक्कत भी है? देख लेते हैं। अब तो भाई सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, अब तो सभी बच्चों का कमेंट आ रहा है, अब तो कोई दिक्कत ही ना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अब तो कोई दिक्कत ही ना है भाई, क्योंकि लड़कियां सब पिछड़ गई हैं और लड़के सब बाजी मार लिए इसको बताने में। चलिए हम आगे बताते हैं आपको। पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग नाम था। ठीक है ना, तो हम आपको बताए थे पिछली क्लास में 1905 ईस्वी में खूनी रविवार की घटना घटी। उसके बाद 1905 का जो क्रांति था उसको लगभग दबा दिया गया। 1905 की क्रांति को बढ़ावा नहीं दिया गया। 1905 ईस्वी का जो क्रांति था उसे लगभग क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। उसके बाद दूसरा क्रांति होता है 1917 ईस्वी में। ठीक है ना, 5 के बाद समझ लीजिए कि 12 साल तक मजदूरों को हिम्मत ही नहीं हुआ कि दोबारा हम राजा के खिलाफ खड़ा हो जाए। समझ गए ना, कभी कदाल खड़ा हुए भी तो उनको भी दबा दिया गया। ठीक है ना, तो 12 साल बाद 1917 ईस्वी में पुनः प्यारे बच्चों क्रांति हुआ। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, पुनः क्रांति हुआ 1917 ईस्वी में। लेकिन कारण क्या था? कुछ तो कारण रहा होगा ना, तब ना जाकर के क्रांति हुआ। ऐसा तो नहीं था कि आदमी गाल पर हाथ धर के बैठल था कि 1917 कब होता है, 1917 होगा तो क्रांति कर देना है। ऐसा तो बात नहीं ना था जी। कुछ ना कुछ तो कारण हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो कारण हुआ होगा, तब ना जाकर के क्रांति हुआ था। तो प्यारे बच्चों, अब हम आपको वही कारण बताएंगे सबसे पहले कि आखिर क्या कारण था कि 1917 में क्रांति हुआ। समझ में आ गया? क्या कारण था कि 1917 में क्रांति हुआ? तो समझिएगा जरा ध्यान से। 1917 के क्रांति के कारण हम लोग का टॉपिक क्या है? टॉपिक का नाम लिखिए, 1917 के रूसी क्रांति के कारण। 1917 के रूसी क्रांति के कारण, समझ में आ गए हो? 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति के कारण को हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो तैयार हो जाइए आप लोग। ठीक है ना, तैयार हो जाइए आप लोग। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजम करके एकदम तैयार हो जाइए। अब आपके दिमाग में सीधा ठोकने वाले हैं। ठीक है ना? हाँ, समझ में आ गया जी। देखिए, बंदूक को अगर दिमाग में ठोक दिया जाए तो आदमी ऊपर चल जाता है, आदमी चल जाता है। समझ गए ना? अगर बंदूक को दिमाग में ठोक दिया जाए ना, दिमाग आदमी चल जाएगा। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में ठोक दिया जाए तो हमारा कॉन्सेप्ट चल जाएगा। कहां चल जाएगा? आपके दिमाग में चल जाएगा। समझ गए ना? तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठोक देंगे मतलब ये मत सोचिएगा कि प्रिंस सर तो बार बार ठोकने का बात करते हैं, कहीं सचमुच में ना ठोक दें। नहीं, हम बंदूक से नहीं ठोकते, हम कॉन्सेप्ट को ठोकते हैं। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में ठोक देते हैं। समझ में आ गया? तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है? हाँ, अब जरा ध्यान से सुनिए। अब हम आपके कमेंट पर थोड़ा कम ध्यान देंगे, तो इसलिए आप लोग कमेंट अभी मत करिएगा, पहले आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना? सर तोर पढ़ावल सब समझ में आ जाई है, आ जाई। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बात। समझिए जरा ध्यान से। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, सम्राट के बारे में हम बात करते हैं। कारण पर हम बात कर रहे हैं, क्या कारण था? तो सबसे पहले सम्राट के बारे में बात कर लेते हैं कि जो सम्राट था
उसका जो शासन था ना वो निरंकुश शासन था। तो सबसे पहला कारण जो था, ध्यान से सुनिएगा, हम कारण पहले आपको समझा देते हैं, फिर आपको हम लिखाने के लिए भी बता देंगे कि परीक्षा में कैसे लिखना है। तो सबसे पहला कारण हम इधर लिखते हैं कारण, ठीक है ना। सबसे पहला कारण था जार का निरंकुश शासन, जार का निरंकुश शासन। समझ में आ गया। पहले तो कि जो कारण है ना उसको हम दो भागों में बांट दिए हैं, एक राजनीतिक कारण और एक सामाजिक कारण, ठीक है। तो पहले हम आपको राजनीतिक कारण बता देते हैं, फिर सामाजिक कारण भी बताएंगे। तो जार का निरंकुश शासन, निरंकुश शासन मतलब तो आप लोग समझते हैं ना, निरंकुश शासन मतलब क्या होता है, पहला चैप्टर से हम आपको पढ़ाते आ रहे हैं, बताओ आप लोग। निरंकुश शासन का मतलब होता है एक नंबर का चंडाल आदमी। कहिएगा कि सर ये कौन बात बोलते हैं आप, वही बात सचमुच बता रहे हैं। बताओ, अगर राजा है, जैसे हम राजा हैं और हम प्रजा की सेवा ही ना करें तो राजा वो कोई काम का है। वैसे ही जो जार था, जार निकोलस द्वितीय, वो राजा तो जरूर था लेकिन वो जनता की सेवा नहीं करता था, अपने भोग विलास में लगा हुआ रहता था। तो बताइए राजा कौन काम के है भाई, फिर तो चंडाले ना कहेंगे उसको, तो ये राजा नहीं चंडाल था। समझ में आ गया जी। तो जार ना एकदम जनता को देखना नहीं चाहता था, ठीक है ना। अच्छा, ये कौन से राजवंश का था, जार निकोलस द्वितीय रोमनोव राजवंश का था। पिछली क्लास में हम आपको बताए थे कि ये जो था ना रोमनोव राजवंश का था, ठीक है। तो रोमनोव राजवंश का ये जो राजा था जार निकोलस द्वितीय, ये अपने इच्छा के अनुसार काम करता था, जनता की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता था। समझ में आ गया ना। अब जैसे सोचिए, अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ाना शुरू कर दें, आपका कोई बातें नहीं माने, तो आप हमको पसंद करिएगा? आप हमको पसंद करिएगा? कहिएगा प्रिंस सर तो बड़ा घमंडी है, प्रिंस सर तो खराब आदमी है, प्रिंस सर तो बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं, वो अपना बात मानते हैं, यही ना बोलिएगा। लेकिन हम आपका बात मानते हैं, आपके चीजों को समझते हैं, आपकी परेशानियों को दूर करते हैं, आपकी भावनाओं को समझते हैं, आपके हर एक डाउट को क्लियर करते हैं, तब ना आप हमें पसंद करते हैं। वैसे ही जनता की भावनाओं को समझेगा अगर राजा, तब ना जनता राजा को पसंद करेगा। जनता की भावना को समझ में नहीं करेगा, जनता का बातें नहीं मानेगा, तो कौन इसको पसंद करेगा। तो ये जो राजा था ना, ये जो राजा था, ये जनता की बातों को पसंद नहीं करता था, ठीक है ना, जनता का बातें नहीं सुनता था। समझ में आ गया जी। जनता के दुख सुख का कोई चिंता ही नहीं था इसे, जनता के दुख सुख का चिंता रहे तब तो, जनता के दुख सुख का कोई चिंता नहीं था। और सबसे बड़ा बात जानते हैं ये क्या कहता था, ये कौन, जार निकोलस द्वितीय, हम राजा का नाम लिख देते हैं, जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय। ये क्या कहता था पता है, जार निकोलस द्वितीय ये कहता था कि हम भगवान के प्रतिनिधि हैं। सोचिए ये बकलोलवा को, ये क्या कहता था, हम भगवान के प्रतिनिधि हैं। बकलोले आदमी था ना, एक नंबर बकलोल आदमी था, समझ गए ना। ये कहता था कि हम भगवान के क्या है भाई, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि में लगता है कि हर्षिकार दीर्घिकार में कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये कहता था कि प्रतिनिधि हैं हम, भगवान के क्या है, प्रतिनिधि, मतलब भगवान हमको भेजे हैं। ये कहता था ये चंडाल आदमी कि भगवान हमको भेजे। जार निकोलस द्वितीय कहता था कि हमको भगवान भेजे हैं कि तुम जाकर के राज्य करो, तुम जाकर के राजा बनो। अब बताइए, भगवान भेजे तो तू इसने काम करेगा कि जनता का बातें नहीं सुनेगा, हैं? तो चाहे भगवान भेजे चाहे ब्रह्मा भेजे, एकदम पिटाई वाला काम करता है। तो ये जो था ना, एकदम जनता को देखना नहीं चाहता था और कहता था कि हम भगवान के प्रतिनिधि हैं, हमको भगवान भेजे हैं। अब सोचिए मूर्ख आदमी था कि नहीं था, हैं? एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर चंडाल मतलब क्या होता है, तो चंडाल मतलब होता है बहुत खराब आदमी। समझ गए ना, समझ में आ गया जी। चंडाल मतलब होता है बहुत खराब आदमी, बहुत खत्म आदमी, आप ऐसे समझ लीजिए। आप लोग एक कविता भी सुने होंगे कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ये सुने हैं ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, चंडाल वाला काम करिएगा तो वो अकाले मृत्यु न मरिएगा। अकाल मृत्यु मतलब होता है कि रोड दुर्घटना में मर गया, सड़क दुर्घटना में, ट्रेन से कट गया, किसी मतलब एक्सीडेंट हो गया, इस तरीके से जो मरता है उसको कहते हैं अकाल मृत्यु। तो कहा जाता है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो ये तो कहते, तो ये जो था ना जार निकोलस द्वितीय, ये बात नहीं कहता था कि हम भक्त हैं, महाकाल का भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, नहीं। ये सीधे कहता था कि हम भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान हमको भेजे हैं।
भेजे हैं जनता के लिए, राजा बनने के लिए। तो सोचिए, आदमी खत्म था ना। तो ये जो कहता था ना कि हम क्या है बाबू, भगवान के प्रतिनिधि हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसका जो सलाहकार था जार निकोलस द्वितीय, जैसे राजा होता है ना, तो राजा का ढेर सारा सलाहकार होता है, ठीक है ना, राजा को सलाह देने वाला कि राजा जी ये काम करिए, आप ये काम करिए। जैसे अभी भी मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, तो सबका सलाहकार होता है जो कि सलाह देता है कि अब ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। वैसे ही राजा का सलाहकार था, सलाहकारों इसका उसने आदमी था। सलाहकार भी ऐसा ऐसा सलाह देता था ना जो जनता के खिलाफे रहे, क्योंकि जानता था सलाहकार भी कि राजा को इसने चीजें पसंद आएगा जो जनता के खिलाफ में हो, ठीक है ना। अगर पता चला कि जनता के समर्थन में हम कोई बात बोलेंगे तो हमको सलाहकार से हटा देंगे, तू जनता के समर्थन में बात है, तू हटो, आज से सलाहकार नहीं रहेगा। समझ में आ गया ना। तो इसलिए इसका सलाहकार भी जो था ना, सब उसने था। तो पहला कारण, तो सबसे बड़ा कारण यही हो गया, जार का निरंकुश शासन। यानी कि जार जो था, है अरे नेपोलियन के जैसा था सर, वो भगवान। एक बच्चा कह रहा है कि सर नेपोलियन के जैसा था। नेपोलियन तो बढ़िया काम किया, ठीक है ना, नेपोलियन तो बढ़िया बढ़िया काम कर रहा था, ठीक है। नेपोलियन को भी लगने लगा था बाद में जाकर के कि हमको भगवान भेजे हैं शायद जनता का उद्धार करने के लिए, लेकिन बाद में जाकर के उसको घमंड हो गया था, ठीक है ना। नेपोलियन को घमंड हो गया था, तब जाकर के वो काम किया, लेकिन ये तो शुरू से वैसन था, ठीक है ना। नेपोलियन तो कम से कम कुछ बढ़िया भी काम किया था, लेकिन ये तो बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया था। तो पहला कारण था जार का निरंकुश शासन। समझ में आ गया ना, पहला कारण जार का निरंकुश शासन। अब दूसरा कारण समझते हैं, हालांकि इसके बारे में भी पूरा लिखेंगे, जब क्वेश्चन आंसर बताएंगे ना तो वहां पर हम आपको बताएंगे पूरा बढ़िया से लिख लिख करके। दूसरा कारण क्या है बाबू, ध्यान रखिएगा। दूसरा कारण है रूसीकरण की नीति। रूसीकरण की नीति। पहले ना आप लोग सुन लीजिएगा, ऐसा नहीं कि कोई नया वर्ड देखे और एकदम चकाचौंध, अरे ये क्या लिख दिए, अब लगता है कि चीज समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, एक एक चीज हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना। रूसीकरण की नीति क्या है बाबू, पहले हम इसके बारे में आपको समझाते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में अनेक प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। हमारे देश में अनेक जाति है कि नहीं है, कोई भूमियार है, कोई जादव है, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, बहुत तरह के जाति है। उसी प्रकार से रूस में भी बहुत तरह का जाति है, समझ गए ना। रूस में भी बहुत तरह का जाति है, और रूस में अगर सबसे ज्यादा कोई जाति है तो सलाब जाति है। कौन सा जाति है बाबू, सलाब, ध्यान रखिएगा। अब कहिएगा कि सर रूस में ज्यादा बाबू राजपूत भूमिहार ब्राह्मण नहीं होता है। बाबू रूस में ना ये सब जाति नहीं चलता है, रूस में अपना एक अलग जाति है, ठीक है ना। जैसे रूस में ना बहुत प्रकार की जातियां हैं। सबसे पहले तो आपको हम बता देते हैं, जैसे रूस में यहूदी है जाति। कौन कौन सा जाति है रूस में, तो सबसे पहला तो कि रूस में यहूदी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रूस में कुछ जातियां जो है वो यहूदी भी है, फिर प्यारे बच्चों कुछ जर्मन भी है, कुछ ईसाई भी है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा जो संख्या है वो सलाब जाति का है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा संख्या जो है वो सलाब जाति का है, ध्यान रखिएगा। कुछ जातियां और है, फिन है, कुछ जातियां और है, पोल है। तो ये सब जातियां हैं रूस की, ये सब ना जातियां हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों सलाब जाति का संख्या है, ठीक है। अब अच्छा ये बताइए आप लोगों को ना, हम एक चीज पूछते हैं। अब जैसे हम नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। समझिएगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं, बस आपको समझने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा कि वो बनिया जात के हैं। कौन से जाति के हैं बाबू, बनिया जाति के हैं, समझ गए। हालांकि कहा तो यह जाता है कि राजा को, गुरु को, साधु को कभी भी जात पात नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि जैसे नरेंद्र मोदी हैं तो बनिया जात के हैं। अगर नरेंद्र मोदी भारत में नियम बना दें कि भारत के जितना लोग हैं सब बनिए जाति के बन जाओ, और नहीं बनेगा तो भारत में नहीं रहने देंगे। अब बताइए, अगर नरेंद्र मोदी बात बोल दिए तो भारत की जनता नरेंद्र मोदी को जीने देगा जी, बताइए आप ही। अगर नरेंद्र मोदी बोल दिए कि जितना आदमी है सब बनिए बन जाओ, तो भारत की जनता उनको क्या कहेगा, कि बढ़िया कहेगा कि खराब कहेगा। भारत की जनता उनको बढ़िया कहेगा कि खराब कहेगा, जल्दी से बताइए। बढ़िया कहेगा नहीं ना, खराब कहेगा ना जी, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ भाई, खराब कहेंगे। दूसरा एग्जांपल देते हैं,
नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं, वो गुजराती भाषा बोलते होंगे। अगर नरेंद्र मोदी नियम निकाल दें कि भारत के जितना लोग हैं सब गुजराती बोलेगा, हिंदी उर्दू भोजपुरी ये सब कोई नहीं बोलेगा, तो बताइए हम लोग नरेंद्र मोदी को बढ़िया कहेंगे कि खराब कहेंगे? हैं? नरेंद्र मोदी को बढ़िया कहेंगे कि खराब कहेंगे? नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो हम कहेंगे वही शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है ना, जो हम कहेंगे वही स्कूल में पढ़ाया जाएगा, दूसरा चीज नहीं पढ़ाया जाएगा। बताइए नरेंद्र मोदी को लोग बढ़िया कहेगा कि खराब कहेगा? खराबे ना कहेगा, कहेगा कि बहुत खराब आदमी है भाई, कहते हैं कि जो हम जाति कहें वही जाति अपना लो, ये कोई बात हुआ है? लेकिन जानते हैं जार निकोलस द्वितीय यही काम करता था। जार निकोलस द्वितीय कहता था कि आप कोई जाति के हो, पूरे रूस में एक जाति रहेगा, पूरे रूस में एक भाषा बोला जाएगा, पूरे रूस में एक तरह का शिक्षा दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? पूरे रूस में एक जैसा संस्कृति रहेगा। समझ में आ गया जी? तो जार निकोलस द्वितीय ना सब व्यक्ति को कहा कि एक जाति, रूसी जाति, समझ में आ गया आप लोगों को? सब लोगों को कहा कि भारत में एक ही जाति होगा। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा कोई जाति नहीं, अगर दूसरा जाति को हइयो है तो आज से खत्म कर दीजिए, ठीक है ना। एक रूसीकरण का नीति लाया। क्या लाया? रूसीकरण की नीति। और रूसीकरण की नीति में कहा कि एक रूस है तो एक भाषा भी होगा, एक जाति भी होगा, एक तरह का शिक्षा भी दिया जाएगा, एक तरह का संस्कार। मतलब जबरदस्ती सबको कह रहा था कि तुम हमारा भाषा बोलो, तुम एक तरह का शिक्षा, तुम एक तरह का नीति। बताइए, कतई जहर वाला बात बोल रहा था भाई, ऐसा बात बोल रहा था कि आदमी को सुनते पिरपिरी लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? है? समझ में आया ना? सारे बच्चे को समझ में आया? कह रहा था कि पूरे रूस में क्या को जाति चलेगा, बाकी कोई दूसर जाति का तो अपना जात बदल लो। यहूदी, जर्मन, ईसाई, स्लाव, फिन, पोल, इस सब को कह रहा था कि तुम अपना जात पात हटा लो, ठीक है ना। तुम एक को जाति मानेगा जो राजा कहेगा, ठीक है ना, और एक को जाति पूरे रूस में चलेगा, और एक तरह का भाषा बोला जाएगा। हम हिंदी जानते हैं, भोजपुरी नहीं जानते हैं, चाहे हम हिंदी जानते हैं, हम उर्दू नहीं जानते, हम हिंदी जानते हैं, हम मलयाली बंगाली नहीं जानते हैं। अगर हमको कोई कहेगा कि जबरदस्ती तू बंगाली बोलो, तो हम कहां से बोल पाएंगे? नहीं ना बोल पाएंगे। तो वही बात था, ठीक है ना। वो जबरदस्ती कह दिया कि तू एक को भाषा बोलो। अब आदमी सब क्या करेगा? आदमी एकदम खिलाफ में खड़ा हो गया कि मारेंगे, नाक पर नाक दिया, बलबल खून फेंकेगा राजा, ऐसा होना चाहिए है। तो सब ने एकदम राजा के खिलाफ चल गया, कहा कि अब ऐसे नहीं होगा, बोल रहे हो तो राजा के खिलाफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आदमी में सब एकदम गुस्सा आ गया, पूरा आदमी सब गुस्सा आ गया, ऐसे होता है राजा, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो दूसरा कारण यही था, रूसीकरण की नीति। समझ गए ना? तो रूसीकरण की नीति समझ में आ गया। जबरदस्ती रूस की जनता पर, जबरदस्ती रूस की जनता पर, ठीक है, पहले समझिएगा, रूस की जनता पर जबरदस्ती भाषा, शिक्षा, संस्कृति, रहन सहन लादने का प्रयास किया गया, ठीक है ना। क्या कहा गया? एक रूस, एक भाषा, एक जाति, एक शिक्षा, एक संस्कृति पर बल दिया, और जबरदस्ती मान रहा है तो ठीक, नहीं तो डेंगा के मना लो। बताइए, इसी को कहता था रूसीकरण की नीति। तो आंदोलन का दूसरा बड़ा कारण यह बन गया, एक तो जनता के लिए खराब खराब तो काम कर रहा है, और ऊपर से जनता के साथ जबरदस्ती भी बतिया रहा है। जनता कहियो बर्दाश्त करेगा? नहीं ना बर्दाश्त करेगा, जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। तो दूसरा कारण बन गया रूसीकरण की नीति। समझ में आ रहा है? कितने बच्चे को समझ में आ रहा है? पहले तो ये बता दीजिए, आगे बढ़ने से पहले बताइए कितने बच्चों को समझ में आ रहा है। हमको लगता है कितना बढ़िया से ना इतिहास आप लोग कभी पढ़े नहीं किए होंगे, हमको ऐसा फील हो रहा है। बाकी अगर पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। समझ में आ गया? तीसरा कारण क्या था गुरुजी? तीसरा कारण बताइए ना, दो कारण तो समझ गए, तीसरा कारण बताइए। तीसरा कारण भी था बाबू, ठीक है ना, तीसरा कारण भी था, बताते हैं। तीसरा कारण था औद्योगिकीकरण की समस्या। देखिएगा, जो जो कारण हम बता रहे हैं ना, एक एक चीज ना आप लोग एकदम याद करते जाइएगा। औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण की समस्या, समझिएगा जरा ध्यान से। औद्योगिकीकरण की समस्या, ठीक है। अब आपको भी एक एग्जांपल और देते हैं इस चीज को समझाने के लिए ना, हम आपको एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे आप ये सोचिए, हम अभी टारगेट बोर्ड पर आप लोग को पढ़ा रहे हैं, समझिएगा, एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है ना। हम अभी टारगेट बोर्ड पर आपको पढ़ा रहे हैं,
और मान लिया जाए कि हम टारगेट बोर्ड को बेच दिए, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल इस चीज को समझाने के लिए हम मान लेते हैं, हालांकि टारगेट बोर्ड कभी नहीं बिकेगा, ठीक है ना, लेकिन मान लेते हैं आपको समझाने के लिए कि हम टारगेट बोर्ड को बेच दिए, ठीक है, और कोई खरीद लिया, प्राइवेट कंपनी, समझ गए ना, कोई कंपनी इसको खरीद लिया। अब तो कंपनी चाहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाएं, कंपनी यही ना चाहेगा भाई कि हम ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाएं। फायदा कमाने के चक्कर में क्या करेगा कि जो बैच मिल रहा है 999 का, उस सीधे कहेगा कि हम देंगे 2999 में। बताइए ये बच्चों का शोषण हुआ कि नहीं हुआ? बच्चों का शोषण हुआ ना, क्या हुआ? ये बच्चों का शोषण हुआ। समझ में आ गया जी? चाहे आप ऐसे इसको समझिए, अगर मान लिया जाए कि हम टारगेट बोर्ड रन कर रहे हैं, हम टारगेट बोर्ड चला रहे हैं और हमको कुछ पैसा का कमी हुआ, समझ में आ गया, कुछ पैसा का कमी हुआ, हम किसी दूसरा से पैसा उधार ले लिए, बाद में हम उसको पैसा नहीं चुकाएंगे, वो क्या करेगा? शोषण करेगा, शोषण करेगा ना। यही हुआ रूस के साथ, यही किसके साथ हुआ? यही हुआ प्यारे बच्चों रूस के साथ भी। समझ में आ गया ना? रूस के साथ यही हुआ। पहली बात तो कि रूस के कुछ ही क्षेत्रों में उद्योग था, रूस में ज्यादा उद्योग नहीं है, समझ गया ना, कुछ नहीं है, नहीं था, रूस में ज्यादा उद्योग नहीं था। दूसरी बात, रूस में पूंजी का भी बहुत ज्यादा अभाव था, समझ गए ना, ज्यादातर लोग तो किसान जैसा ही थे, मजदूर जैसा ही थे, तो पूंजी का अभाव था। तो रूस क्या करता था कि उद्योग के विकास के लिए विदेशों से कर्जा लेता था, ठीक है ना, विदेशी पूंजी पर निर्भर था। समझ में आ गया? विदेशी पूंजी पर निर्भर था। अब विदेश से पैसा लेता था तो विदेश वाला तो चाहेगा ना कि हम रूस का शोषण करके पैसा अपन निकाल लें। अगर हम पैसा दिए हैं 1 लाख तो कोशिश करेगा कि हम 1.5 लाख फायदा कमा लें। विदेशी आदमी तो यही ना करेगा भाई, बताइए, विदेशी आदमी तो यही ना करेगा। यही होता था रूस में, समझ गए ना, उद्योग नहीं था, विदेशी पूंजी के कारण छोटा मोटा उद्योग चल रहा था, और ये विदेशी पूंजी जब लगाता था तो विदेशी वाला सोचता था कि हम चाहे मजदूर का शोषण करना पड़े, चाहे किसान का शोषण करना पड़े, हम शोषण करके पैसा वसूलेंगे, और इस वजह से किसानों और मजदूरों का ज्यादा शोषण होता था। समझ में आ गया ना जी? इस वजह से किसानों और मजदूरों का क्या होता था? ज्यादा शोषण होता था। तो इस तरीके से किसानों और मजदूरों का शोषण हो रहा था, जिसके कारण वहां के जनता बहुत ज्यादा नाराज थे, ठीक है। तीसरा कारण तो ये हो गया, समझ में आ गया? चलिए अब चौथा कारण बताते हैं। चौथा कारण, ठीक है ना, चौथा कारण है राजनीतिक दलों का अभाव। राजनीतिक दलों का अभाव, राजनीतिक दलों का अभाव। समझिएगा जरा ध्यान से, इतिहास तो ऐसा समझा देंगे ना कि लगेगा कि सिनेमा दिखा रहे हैं प्रिंस सर, ठीक है, समझिएगा जरा ध्यान से। 1883 ईस्वी की बात है, चलते हैं थोड़ा सा पीछे हम। 1883 ईस्वी में बच्चों वहां पर ना एक पार्टी बना था, राजनीतिक पार्टी, समझ में आया? जैसे पार्टी बहुत सारा होता है, जैसे बीजेपी है तो पार्टी है, कांग्रेस है तो एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है। उसी प्रकार से 1883 ईस्वी में एक पार्टी बना था जिसका नाम था रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। नाम क्या था बउआ? रसगुल्ला, नाम बता दो। रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, समझ गए ना? रूसी डेमोक्रेटिक पार्टी, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये पार्टी बना था। और ये पार्टी इसलिए बना था ताकि राजा के खिलाफ लड़ सके, समझ गए ना? ये पार्टी इसलिए बना था कि राजा के खिलाफ हम लड़ाई कर सके, राजा के खिलाफ लड़ सके। लेकिन प्यारे बच्चों समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना, समझिएगा जरा ध्यान से। इस पार्टी में वैसे लोग जुड़े जो कि राजा से झगड़ा करना चाहते थे, राजा के विरुद्ध बोलना चाहते थे, और सही बात भी था। अगर वैसे लोग जुड़ते तब तो कोई बात ही नहीं होता। इस पार्टी के साथ अगर वैसे लोग जुड़ते जो कि राजा का विरोध करें तब तो कोई बात नहीं था, इसलिए तो पार्टी बनाया ही गया था। लेकिन इसमें क्या हुआ, 1903 ईस्वी तक, 1903 ईस्वी आते आते क्या हुआ, इस पार्टी में कुछ पूंजीपति लोग जुड़ गए, ठीक है ना, कुछ पैसा वाला लोग जुड़ गए, और पूंजीपति लोग तो भाई राजा का समर्थन करेंगे, समझ में आ गया? तो इस वजह से क्या हुआ, 1903 ईस्वी में ना ये पार्टी ये टूट गया, ये पार्टी 2 भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया जल्दी से बताइए? ये पार्टी 2 भागों में बट गया।
कितने भागों में बट गया बाबू? तो 2 भागों में बट गया। समझ गए ना? 2 भागों में कौन कौन बटा? एक तो बटा मेंशेविकों की पार्टी, मेंशेविकों की पार्टी। समझ में आ गया? और दूसरा पार्टी कौन सा बना बाबू? दूसरा पार्टी बना बोल्शेविकों की पार्टी। ठीक है ना? दूसरा पार्टी बना बोल्शेविकों की पार्टी। दूसरा बना बोल्शेविकों की पार्टी। अब आपको समझ में आया मेंशेविकों और बोल्शेविकों मतलब? इधर समझ में आया अमीरों की पार्टी, इसका मतलब हो गया अमीरों की पार्टी। समझ में आ गया? और इधर हो गया गरीबों की पार्टी। मतलब अमीर और गरीब में पार्टी टूट गया। जो पार्टी बना था राजा से लड़ने के लिए वो पार्टी टूट गया। अमीर कहा कि हमको बांट दो, गरीब कहा कि तो हमरो बांट दो, अलग अलग रहेंगे। तो एक बन गया मेंशेविकों और एक बन गया बोल्शेविकों। समझ गए ना? तो जो पार्टी बना था राजा की लड़ाई के लिए वो भी टूट गया। समझ में आ गया? जब टूट गया तो गरीब के बीच में बड़ा गुस्सा कि राजा तो लतखोराई कर दिया हम लोग के साथ, पार्टियां तोड़वा दिया। समझ गए ना? तो बड़ा मतलब गुस्सा आ गया सब में। ठीक है ना? समझ में आ गया? अरे बच्चे आज हमारा बहुत तारीफ कर रहे हैं भाई, क्या बात है। आज लगता है कि ज्यादा समझ में आ रहा है क्या? बच्चों का कमेंट पढ़ पढ़ के मन खुश हो रहा है, लगता है कि बच्चों को आज ज्यादा समझ में आ रहा है। ठीक है ना? चलिए कोई बात ना, समझते हैं जरा ध्यान से। मेंशेविकों की पार्टी और बोल्शेविकों की पार्टी, तो यह भी एक बड़ा कारण बना। 4 कारण बता दिए। 5वां कारण बताते हैं, अब सुनिएगा जरा ध्यान से। 5वां कारण जरा सुनिएगा ध्यान से। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। आप लोग बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था और कब से कब तक चला था? जल्दी से बताइए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था और कब से कब तक चला था, ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ आप लोग, जल्दी से। इतना देर नहीं करो भाई, इतना देर करोगे तो कैसे काम चलेगा बाबू? जल्दी से बताइए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था और कब से कब तक चला था? 1914 से 1918, बिल्कुल सही बात है। और हम घटना कब का बता रहे हैं? 1917 का। तो सोचिए 1914 से 1918 तक ये युद्ध चला था, प्रथम विश्व युद्ध। और हम घटना बता रहे हैं 1917 का, यानी कि इसके बीच में का। समझ गए ना? यानी कि एक तरफ विश्व युद्ध चल रहा था और दूसरी तरफ जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ आंदोलन चलाने की तैयारी हो रही थी, आंदोलन चल रहा था। अब समझिएगा जरा ध्यान से। जार निकोलस द्वितीय ना दिमाग से खेल गया। जार निकोलस द्वितीय क्या किया? थोड़ा दिमाग लगाया, कहा कि भाई जनता हमारा बड़ा बुराई कर रहा है, जनता हमारे पीछे एकदम हाथ धो के पड़ गया है। ठीक है ना? पानी पी करके पड़ गया है जनता हमारे पीछे, कैसे पीछा छुड़ाई जनता से? तो जनता से पीछा छुड़ाने के लिए वो क्या सोचा कि जो रूस की जनता है ना उसको प्रथम विश्व युद्ध में भिड़ा देते हैं। ठीक है ना? रूस जो है सोचा, रूस का राजा जार निकोलस द्वितीय कि प्रथम विश्व युद्ध में ना भिड़ जाते हैं। अब जब हम प्रथम विश्व युद्ध में लड़ना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? सब आदमी का ध्यान चल जाएगा प्रथम विश्व युद्ध पर कि किसी भी तरीके से जीतना है, किसी भी तरीके से युद्ध को जीतना है। सोचिए ना कि जैसे भारत में अभी कोई घटना घट जाए, बहुत बड़ा घटना घट जाए। ठीक है? भारत में अभी कोई बहुत बड़ा घटना घट जाए और वो घटना का चर्चा खूब होते रहेगा। ठीक है ना? या फिर आप ऐसा सोचिए कि आप ऐसा सोच लीजिए, क्या सोच लीजिए, हाँ, कि नरेंद्र मोदी भारत के लिए बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को ना लोग विरोध कर रहे हैं, भारत की जनता नरेंद्र मोदी से नाराज है, उल्टा सीधा बोल रहा है। और तब तक ये नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर चढ़ करके और पाकिस्तान को भुंजड़ी उड़ा दे, तब तो नरेंद्र मोदी के सब सपोर्ट में आ जाएगा, है नरेंद्र मोदी की जय, नरेंद्र मोदी की जय। वो तो पाकिस्तान को उड़ा दिए। होता है कि नहीं होता है ऐसा? अगर दूसरे देश के खिलाफ लड़ाई हो जाता है ना तो पूरा जनता का सहानुभूति उधरे चल जाता है, कह रहे एकदम जीतना है। तो वैसे ही जार निकोलस द्वितीय सोचा कि प्रथम विश्व युद्ध में लड़ जाते हैं। अगर लड़ जाएंगे ना तो पूरा रूस का जो जनता है उसका ध्यान चल जाएगा युद्ध पर। जब पूरा ध्यान युद्ध पर चल जाएगा तो लोग हमारे बारे में बात करना बंद कर देंगे। ठीक है? लोग हमारे बारे में बात करना बंद कर देंगे, हमको लोग बकस देंगे।
समझ गए ना, हमारे बारे में सब भुला जाएगा, काहे कि सबको तो दिमाग में आ जाएगा कि हमको युद्ध जीतना है। तो ये दिमाग लगा दिया कौन? जार निकोलस द्वितीय, ठीक है ना। तो जार निकोलस द्वितीय क्या करता है कि एक तरफ से लड़ जाता है, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध में दो तरह से लोग ये लड़ रहे थे, एक था मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। तो जो कुछ देश थे मित्र राष्ट्र की तरफ से और कुछ देश थे धुरी राष्ट्र की तरफ से। तो ये रूस जो है क्या किया कि मित्र राष्ट्र की ओर से जाकर के लड़ गया, ठीक है ना। मित्र राष्ट्र की ओर से रूस जो है वो लड़ गया, ठीक है। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद युद्ध में लड़ना नहीं था। जार निकोलस द्वितीय का मकसद युद्ध में लड़ना नहीं था, इसका मकसद था कि उधर सबको बझा देंगे और आंतरिक समस्या को लोग भूल जाएंगे, ठीक है ना। रूस की जो आंतरिक समस्या है उधर लोग भूल जाएंगे और उलझ करके रह जाएंगे किसमें? विश्व युद्ध में, ठीक है, समझ गए ना। अच्छा, राजा सोचा कि थोड़ा हमारा छवि और बेहतर हो जाएगा, क्या करेंगे हम? पूरा सेना का कमान अपने संभाल लिया, समझ गए, पूरा सेना का कमान जो है वो अपने संभाल लिया। अब जरा आप सोचिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान पर स्ट्राइक करवाते हैं और बाद में ये आपको पता चलेगा कि मोदी जी खुद नेतृत्व कर रहे थे सब सेना का, मोदी जी खुद ऑर्डर दे रहे थे कि अब ये करो अब ये करो, आपके मन में एक पॉजिटिव छवि जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे मोदी जी तो बहुत बढ़िया आदमी है भाई, मोदी जी तो एकदम खुद गाइड कर रहे थे, खुद सबको आदेश दे रहे थे कि ये करना है ये करना है, मोदी जी बड़े दिमाग वाला आदमी है, ठीक है ना। तो जार निकोलस द्वितीय भी एकदम ऐसे ही सोचा। जार निकोलस द्वितीय कहा ना कि सेना का नेतृत्व हम करते हैं, अगर जीत गए ना तो हमारा बड़ा नाम हो जाएगा कि हम खुद सेना का नेतृत्व किए थे, ठीक है, हमारे नेतृत्व में सेना लड़ा तब जाकर के जीता, यानी हम बहुत बुद्धिजीवी आदमी हैं। तो जार निकोलस द्वितीय यही बात सोचा, ठीक है, कि हमारे नेतृत्व में अगर लड़ा जाएगा ना तो हमारा बहुत नाम हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सेना का कमान ना खुद एकदम राजा संभाल लिया, सेना का जो कमान था वो सेनापति न रह करके खुद एकदम अपने संभाल लिया। लेकिन समझिएगा जरा ध्यान से, रूस के पास ना तो अच्छा कोई हथियार था, ठीक है ना, रूस के पास ना तो कोई अच्छा हथियार था और न ही सेनाओं को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था, समझ गए। तो बिना भोजन और बिना हथियार के कितना दिन तक लड़िएगा बाबू, हैं? जार निकोलस द्वितीय बिना भोजन और बिना हथियार के कितना दिन तक लड़िएगा? परिणाम क्या हुआ पता है? अच्छा आप लोग बताइए, ना तो बढ़िया हथियार है और ना तो सेना को खिलाने का भोजन का व्यवस्था है, भूखले पेट लड़ाई लड़ल जाता है जी, हैं? और उसमें भी 20 भी युद्ध। तो जार निकोलस द्वितीय वही करवा रहा था, भूखले पेट लड़ाई करवा रहा था, समझ गए ना। तो भूखले पेट लड़ाई होगा, सेना कहा कि भूखले पेट लड़ाई होगा महाराज, हैं? एकदम खत्मे आदमी है, ना तो बढ़िया हथियार देना, मरा जाएंगे ना, हैं? तो सामने से चला रहा है AK-47 और हमारे पास पुटपुटीवा रहेगा तो हम मराइए ना जाएंगे, बताइए। सेना कहा कि तुम मारे के चक्कर में लगल है, ठीक है ना, सेना भी जरी मटिया दिया, नहीं लड़ेंगे, ठीक है ना, सेना भी क्या मटिया दिया। अब बताओ रूस का हार हुआ होगा कि जीत हुआ होगा? बताइए, रूस का हार हुआ होगा कि जीत हुआ होगा? राजा था, लोल आदमी था एकदम, ठीक है ना, राजा बनने लायक नहीं था, राजा का एको गुने नहीं था इसमें, एकदम लोल आदमी था। सोचिए ना, भूखले पेट सेना को लड़वा रहा था। तो बताइए रूस हारा होगा कि जीता होगा? हार गया होगा ना, हार गया होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। खाना देता था लेकिन थोड़ा बहुत देता था, अरे उतना भोजन रहेगा तब ना कि जाकर के पहुंचाएगा सबको। यहाँ जनता मजदूर अपने भूखले मर रहा है, या मजदूर और किसान लोग भूखले मर रहे हैं, सेना को कहां से भोजन मिलेगा? अगर भारत के किसान और मजदूर अगर भूखले मरना शुरू कर दें तो बाकी लोग को भोजन मिलेगा? जब किसाने भूखले मरेगा तो बाकी लोग भोजन कहां से खरीदेंगे? बाकी लोग तो दुकान पर निर्भर होते हैं कि दुकान से खरीद के खाएंगे। अरे दुकान में कहां से आता है? किसानों के पास से, और किसाने भूखले मर रहा है तो बाकी लोग तो पहले ना मर जाएंगे, समझ गए। तो क्या हुआ, वो कहावत है ना कि भूखे पेट भजन नहीं होता है महाराज, कहावत सुने हैं ना, वही वाला बात है कि भूखे पेट भजन होता है। तो यही वाला बात है कि भूखले सबको लड़वा रहा था, ना तो बढ़िया भोजन का व्यवस्था और ना तो बढ़िया हथियार था, ठीक है ना। अब हथियार, अच्छा ये बताइए, सामने से कोई AK-47 लेकर के आएगा और हमारे पास एक गोली लोड वाला क्या रहेगा, बंदूक रहेगा, हम कहीं जाएंगे AK-47 वाला के सामने?
हैं, जाएंगे तो हम मूर्ख आदमी है, मरा जाएंगे, समझ गए ना। तो सेना का जवान का नहीं जाएंगे भाई, मरा जाएंगे, ठीक है ना। सेना भी थोड़ा ढीला दे दिया, रूस हार गया। और हार ही नहीं गया, उसका प्रतिष्ठा एकदम गोबर हो गया, प्रतिष्ठा उसका मिट्टी में मिल गया, ठीक है ना। प्रतिष्ठा क्या हो गया, मिट्टी में मिल गया। रूस का प्रतिष्ठा जो है क्या हो गया, एकदम मिट्टी में हो गया, एकदम मिट्टी हो गया। इतना प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गया कि पूरा राज दरबारे खाली हो गया। राजा के दरबार में जो 2-4-10 लोग 20 लोग बैठता था ना, कहा गया ये लोल राजा है कि इसके साथ बैठना भी बड़ा गुनाह वाला काम है, जा हम आज से नहीं रहेंगे, ठीक है ना। क्या हुआ बाबू, हैं, सब आदमी दरबार छोड़ के भाग गया, लो रहो अपने राज चलाओ, हम चले, अब तुम्हारे साथ रहेंगे, मरा भी जाएंगे और प्रतिष्ठा इज्जत हो जाएगा, समझ गया ना। राजा को छोड़कर सब चल गया, समझ में आ गया जी। तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय हुआ। रूस के पराजय के बाद क्या हुआ, रूस की प्रतिष्ठा एकदम मिट्टी में मिल गया, ठीक है ना। रूस एकदम प्रतिष्ठा एकदम मिट्टी में मिला दिया। उधर 1905 ईस्वी में खूनी रविवार हुआ था, जिसके कारण जनता गुस्साइले था, एकदम गुस्सा में था कि एक तो सबको मरवा दिया, ऊपर से विश्व युद्ध में कितने सिपाही मर गया। विश्व युद्ध में जब विश्व युद्ध में लड़ने के लिए गया तो बहुत सारे सिपाही मरे होंगे ना, तो बहुत सारे सिपाही मर गए थे। एक तो उधर रूसी क्रांति में कुछ लोगों को मार दिया, एक इधर विश्व युद्ध लड़ करके कुछ लोगों को मरवा दिया। तो ये राजा तो खाली मरवाने का ना काम कर रहा था, राजा तो सिर्फ जनता को मरवाने का काम कर रहा था। पता ये एक राजा होता है कि जनता को बचाता है, ये राजा ऐसा है कि जनता को सिर्फ मरवाता है, समझ गए। तो लोग क्या किए, बहुत कस के विरोध किए, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना, समझ गए, बहुत बड़ा कारण बना। सारे बच्चे समझ गए ना। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आपको समझाते हैं आगे। अगला कारण तो एकदम जबरदस्त है। छठा कारण है रासपुटीन का प्रभाव, रासपुटीन का प्रभाव, ठीक है ना, रासपुटीन का प्रभाव। समझिएगा जरा ध्यान से। आपको बताए थे कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम था जरीना, जरीना, समझ गए ना। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी कौन थी, जरीना, ध्यान रखिएगा। और इधर रासपुटीन कौन था, ये रासपुटीन उसी जार निकोलस द्वितीय के दरबार में एक पादरी था। पादरी मतलब होता है, समझ लीजिए कि धर्म गुरु। पादरी मतलब क्या, समझ लीजिए, धर्म गुरु। जैसे मान लिया जाए कि हिंदू समाज में ब्राह्मण क्या होते हैं, धर्म गुरु होते हैं। साधु महात्मा से लोग पूजा करवाते हैं ना, तो साधु महात्मा क्या होते हैं, धर्म गुरु होते हैं। वैसे ही ईसाइयों में पादरी होता है। रूस में ज्यादातर लोग ईसाई थे, तो क्या होता है बाबू, पादरी। तो पादरी क्या होते हैं, धर्म गुरु होते हैं। तो हर एक राजा के दरबार में ना एक धर्म गुरु होता है, समझ गए। हर एक राजा के दरबार में एक धर्म गुरु होता है। तो जार निकोलस द्वितीय के ये राज दरबार में धर्म गुरु कौन था, रासपुटीन था। और पता है ये नाम का था धर्म गुरु, समझ गए ना। ये धर्म गुरु क्या किया, ये धर्म गुरु क्या किया पता है, ये राजा की जो पत्नी थी ना जरीना, इसी को पटिया लिया। समझ में आया जी, सुनिएगा जरा ध्यान से, एकदम बड़ा जबरदस्त कहानी है, समझ में आ गया ना। है ये जो रासपुटीन था ना, जो पादरी था, ये राजा की पत्नी जो जरीना थी ना, उसी को बस में कर लिया, समझ गए, उसी को पटिया लिया। समझ में आया कि नहीं आया। तो रासपुटीन कर लिया किसको बस में, जरीना को। अब बताओ भाई, अब बताओ क्या होगा। अभी रासपुटीन को कोई काम करवाना रहे ना, अभी रासपुटीन को कोई काम करवाना रहे तो ये राजा को डायरेक्ट नहीं कहता था, राजा को काहे कहेंगे, अब तो राजा की महारानी हमारे कंट्रोल में है ना। तो इसलिए रासपुटीन क्या करता था, जरीना को कोई बात कहता था कि राजा से कह के ये काम करवाओ ना, तो ये जरीना कहती थी राजा को कि ये काम कर दीजिए। अब राजा तो था एक नंबर के बुड़बक आदमी, वो तुरंत कर देता था। तो रासपुटीन जो एक भ्रष्ट पादरी था, उसके कारण भी राजा चला गया। समझ में आ गया। हाँ, तो अब क्या किया, ये जो रासपुटीन क्या कर दिया, ये राजा के खिलाफ। अच्छा, आए दिन आप लोग खबर सुनते होंगे, आए दिन आप लोग खबर सुनते होंगे कि प्रेम, ये शादी के बाद लड़की किसी दूसरे लड़का से बात कर रही है और अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति को ही मरवा दिया। आए दिन ये बात सुनते हैं आप लोग, बोलिए। जैसे आप ऐसे समझिए, एक पत्नी है, ठीक है ना, एक पति है, दोनों में शादी हो गया है, लेकिन शादी के बाद जो पत्नी है वो किसी अपने प्रेमी से बात करने लगा अलग से, ठीक है ना, दोनों का मन मिल गया, बात करने लगा। अभी दोनों मिल करके सोचा कि बीच में ये पति क्या कर रहा है भाई,
ये पत्ती को झाड़ दो, ठीक है, तो दोनों मिलकर के क्या करता है, पतियों को मरवा देता है। आए दिन ऐसा खबर सुनने के लिए मिलता है कि शादी के बाद प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति का ही हत्या करवा दिया। आए दिन ऐसा खबर मिलता है ना। तो ऐसा ही खबर हो गया बाबू, ध्यान से सुनिएगा, जरीना और रास्पुटिन के साथ, समझ गए ना। ये जरीना और रास्पुटिन एक के साथ मिल गई, ठीक है। तो रास्पुटिन को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया। रास्पुटिन को लगा कि हा यही तो मौका है षड्यंत्र करने का। तो रास्पुटिन क्या कर दिया, षड्यंत्र कर दिया, ठीक है ना। और षड्यंत्र करके लगभग समझ लीजिए कि रूस की बागडोर को खुद अपने कब्जे में कर लिया। कौन, रास्पुटिन। समझ में आ गया जी, बड़ा षड्यंत्र कर दिया। समझिए ना कि जब महारानी कब्जा में आ गई तो महाराज कितना देर तक बचेंगे, हैं? तो महाराज को कंट्रोल में ला लिया, महाराज के खिलाफ षड्यंत्र कर दिया और षड्यंत्र करके लगभग रूस पर कब्जा कर लिया। तो ये सब कुछ कारण थे प्यारे बच्चे, जिसके कारण क्या हुआ, रूसी क्रांति हुआ। समझ में आ गया, ये सब कुछ महत्वपूर्ण कारण है। समझ में आ गया ना, ध्यान रखिएगा। मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने, इतिहास इतना ही मजेदार चीज है। इतिहास को बस समझते जाइए, बड़ा मजेदार चीज है, समझ गए ना। बस इतिहास को समझने का देरी होता है और समझाने वाला चाहिए, बड़ा मजेदार चीज है। तो ये जो 6 कारण हम आपको बताए, ये 6 कारण है राजनीतिक कारण। ये 6 कारण है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। कौन सा कारण है ये 6? राजनीतिक कारण, ठीक है ना, राजनीतिक कारण। तो अगर आपसे पूछेगा कि राजनीतिक कारण बताइए तो ये 6 बता देना है। कुछ सामाजिक कारण भी है, कुछ सामाजिक कारण भी है, ठीक है ना। सामाजिक कारण क्या है भाई, जरा सुनो ध्यान से। 7वां नंबर कारण, सामाजिक कारण है किसानों की दयनीय स्थिति। अब ये सब सामाजिक कारण है, ठीक है ना, किसानों की दयनीय स्थिति, किसानों की दयनीय स्थिति। अब आपको पता है कि ये जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में किसानों का स्थिति जो है, किसानों का स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर था, ठीक है ना। रूसी क्रांति के समय कभी कभी तो ये भी पूछता है कि रूसी क्रांति के समय किसानों की स्थिति क्या थी। ये लघुतरीय प्रश्न में कभी कभी सवाल बन जाता है, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है कि रूसी क्रांति के समय किसानों की स्थिति क्या थी। तो लिखेंगे कि रूसी क्रांति के समय किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, क्योंकि रूसी किसान जो थे वो बहुत पुराने तकनीक से खेती कर रहे थे, ठीक है ना। सोचिए ना, अभी ट्रैक्टर आ गया है, अच्छे अच्छे बीज आ गए हैं, लेकिन अभी कोई अगर बैल से अगर हर जोतेगा तो उसका खेती में कितना धान उपजेगा, कितना गेहूं उपजेगा। वही हाल था, ठीक है ना। कि किसानों की दयनीय स्थिति का एक बड़ा कारण यह भी था कि लोग पुराने तकनीक से खेती करते थे, जिसके कारण फसल का पैदावार अच्छा नहीं होता था। एक तो फसल का पैदावार अच्छा नहीं होता था, ऊपर से राजा के द्वारा भारी भरकम टैक्स लगा दिया जाता था, ठीक है ना। ऊपर से राजा के द्वारा भारी भरकम टैक्स की स्थिति होती थी। जैसे मान लिया जाए कि किसी किसान के पास अगर 2 बीघा जमीन है तो राजा के द्वारा बोल दिया जाता था कि देखो भाई, इसमें इस जमीन में धान हो चाहे ना हो, हमको 800 किलो धान पहुंचा देना। अब राजा का अगर टोटल धान हुआ ही 800 किलो तो राजा तो पूरा धान पहुंचा देगा। ये अगर किसान के पास 800 धाने उपजा 800 किलो, अब तो राजा के पास चल जाएगा, बेचारा किसान के पास क्या बचेगा भाई, बताइए। समझ में आ गया। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, किसानों लिखा गया है, किसानों, समझिएगा जरा ध्यान से, किसानों की दयनीय स्थिति। तो राजा क्या कर रहा था कि एक तो किसान लोग पुराने तकनीक से खेती कर रहे थे, कम पैदावार हो रहा था, ऊपर से राजा भारी भरकम टैक्स लगा दिया था। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई किसान के पास जमीन नहीं होता था, जमीन देता था, उससे मोटी रकम लेता था, ठीक है ना। कृषि दास्ता को समाप्त किया। पहले क्या करता था ना, कृषि दास्ता था, किसानों को ना दास बना करके रखा जाता था, समझ गए। किसानों को, जिसके पास खेती होता था ना, उसको दास बना करके रख लेता था। दास मतलब होता है नौकर, समझ गए। तब क्या हुआ, 1861 ईस्वी में कृषि दास्ता समाप्त हुआ। कृषि दास्ता, ध्यान रखिएगा, कृषि दास्ता कब समाप्त हुआ, कब समाप्त हुआ, 1861 में समाप्त हुआ था। ये कभी कभी पूछ दिया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, क्या हुआ कि किसानों की स्थिति एकदम दयनीय हो गई, क्योंकि बहुत ज्यादा, ठीक है ना, ऐसे किसानों के पास क्रांति के अलावा कोई दूसरा कारण ही नहीं था, क्योंकि उनके पास तो भाई
और खेती नहीं था, टैक्स भारी भरकम लगा दिया था, तो क्रांति ही करना एकमात्र कारण बच गया था कि अब चाहे जान बचाएं अपना क्रांति करके, चाहे भूखले पेट मरे। तो किसान लोग सोचे कि इससे अच्छा है कि क्रांति ये कर लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये हो गया 7वां कारण। 8वां कारण का है भाई, 8वां कारण तो ध्यान रखिएगा, 8वां कारण है मजदूरों की दयनीय स्थिति। 8वां कारण है मजदूरों की दयनीय स्थिति, ठीक है, मजदूरों की दयनीय स्थिति। अब जो मजदूर थे उनसे भी आपको हम पहले ही बताए कि कम पैसा दिया था, ये कम पैसा दिया जाता था और काम बहुत ज्यादा लिया जाता था। मजदूरों से पैसा बहुत कम और काम बहुत ज्यादा, समझ गए ना। तो बताइए, अगर मजदूर का तबीयत खराब हो जाए, ठीक है ना, अगर मजदूर का तबीयत खराब हो जाए तो क्या करेगा भाई लोग, बताओ जल्दी आप लोग। अगर मजदूर का तबीयत खराब हो जाएगा तो क्या करेगा, ना तो मजदूरों को उत्तम आवास दिया जाता था, ना मजदूरों को उत्तम भोजन का सुविधा दिया जाता था, ना मजदूरों के लिए कोई स्वास्थ्य का प्रबंध किया जाता था। तो मजदूर अपनी मांगों के लिए हड़ताल किए, आंदोलन किए, समझ गए, मजदूर अपनी मांग के लिए हड़ताल किए, और कोई दूसरा उपाय नहीं था ना, और तो कोई दूसरा उपाय नहीं था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। 8वां कारण हो गया। 9वां कारण क्या है, बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या। बात ऐसा है कि बेरोजगारी का समस्या बहुत बढ़ गया था। युवा लोग को चाहिए रोजगार और युवा को रोजगार मिल नहीं रहा था, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। राजा अपने भोग विलास में मस्त था, राजा को मतलब ही नहीं था कि बेरोजगार है कि रोजगार है, ठीक है ना। तो बेरोजगारी की समस्या के कारण लाखों लाख की संख्या में लोग क्या हो रहे थे, बेरोजगार हो रहे थे, ठीक है ना, समझ में आ गया जी। बेरोजगारी की समस्या को दूर कर दिया गया, समझ में आ गया, बेरोजगारी की समस्या को क्या कर दिया गया, दूर कर दिया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बेरोजगारी की समस्या को दूर कर दिया गया, नहीं सॉरी भाई, बेरोजगारी की समस्या को बहुत चरम सीमा तक पहुंचा दिया गया, ठीक है। ये बात आप ना ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है यहां तक, सारे बच्चों को समझ में आया, जल्दी से बोलिए। समझ में आ गया ना। तो ये सब कारण था प्यारे बच्चों, हैं, ये सब कुछ कारण था जिस कारण की वजह से रूस के लोग ना बहुत ज्यादा नाराज थे और वो राजा के खिलाफ चले गए थे। तो इतना कारण आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, हाँ चाहे ना बताइए। इतना कारण आप लोगों को समझ में आया, जल्दी जल्दी से बता दीजिए, हाँ चाहे ना। जल्दी से बताइए, क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया? अगर आ गया तो जल्दी से बताइए। अब हम आपको बताएंगे कि परीक्षा में किस तरीके से लिखना है। चलिए बहुत बढ़िया ना। परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आएगा बउआ, आप लोग ना ये समझ लीजिए। परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आता है आप लोग अब ना ये समझ लीजिए। सीधे हम आपको अब क्वेश्चन पे लेकर के चलते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन एकदम ऐसे ही आएगा, देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है वो दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? दीर्घ का, यानी कि बाबू 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि रूस की क्रांति के कोई 5 कारण लिखिए, रूस की क्रांति के कोई 7 कारण लिखिए। आप लोगों को हम बता दिए हैं 8 कारण, ठीक है ना। कोई भी 5 कारण आप लोग लिख सकते हैं, समझ में आ गया। कोई भी 5 कारण लिख सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा पॉसिबल है, बहुत ज्यादा सक्षम है, तो पूरा कारण लिख दीजिए। क्या पूरा कारण लिखना है? क्वेश्चन आएगा कि रूस के क्रांति यानी 1917 के मुख्य क्रांति के कारण को लिखेंगे कि रूस के क्रांति के मुख्य कारण निम्नलिखित है। सबसे पहला, जार का निरंकुश शासन। देखिए हम पूरा समझा दिए हैं, सिर्फ आपको हम बता देते हैं कैसे लिखना है। लिखेंगे जार का निरंकुश शासन रूस के क्रांति का यह सबसे बड़ा कारण माना जाता है, जिसमें रोमनोव राजवंश का जार अपने इच्छा के अनुसार काम करता था। यह एक अयोग्य शासक था जिसे जनता के सुख दुख का कोई चिंता नहीं था। वह अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। बताया ना, ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। साथ ही उसके सभी सलाहकार अयोग्य थे जो गलत सलाह देते थे।
ठीक है, चलिए दूसरा कारण रूसीकरण की नीति। रूसीकरण की नीति में हम आपको क्या बताए थे कि वो सभी को एक ही भाषा, एक ही जात बनाने का प्रयास कर रहा था। तो रूस में अनेक प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, जैसे यहूदी, जर्मन, फिन, पोल, स्लाव। सबसे अधिक संख्या स्लाव जाति की है। ये लोग अलग अलग भाषा बोलते थे एवं इनका रस्म रिवाज भी अलग अलग था। इन सभी जातियों पर शासक ने अत्याचार किया और सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। तो ये ध्यान रखिएगा। तीसरा कारण औद्योगिकीकरण की समस्या। आपको हम बताया ना, रूस में कुछ ही क्षेत्रों में उद्योग का केंद्र था, यहां पूंजी का अभाव था, अतः उद्योग के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता थी और विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे। उसके बाद चौथा, राजनीतिक दलों का उदय। ये आपको बताया था ना कि रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एक बना था जो कि दो भागों में टूट गया, मेंशेविकों की पार्टी और बोल्शेविकों की पार्टी। ठीक है ना। तो क्या हुआ बाबू, 1883 ईस्वी में एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इसमें बहुत सारे वैसे लोग जुड़ गए थे जो जार के खिलाफ लड़ाई झगड़ा करना चाहते थे, लेकिन बाद में 1903 में कुछ दिनों के बाद यह पार्टी टूट गई थी और दो हिस्सों में बंट गया, जिसमें पहला था मेंशेविकों की पार्टी यानी अमीरों की पार्टी और दूसरा था बोल्शेविकों की पार्टी यानी कि गरीबों की पार्टी। चलिए अगला हम आपको बताए थे प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। इसमें रूस मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ रहा था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि तमाम जनता आंतरिक असंतोष को भूल करके बाहरी मामलों में उलझ जाए और रूसी सरकार के समर्थन भी करेगा। लेकिन जार निकोलस द्वितीय की आशा पर निराशा छा गई, चूंकि रूसी सेनाओं का कमान जार ने खुद संभाला था। इनके पास न तो अच्छे हथियार थे और न ही पर्याप्त भोजन था, और विश्व युद्ध में लगातार हार के कारण इनका प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गया। परिणाम यह हुआ कि उनका पूरा दरबार खाली हो गया। ठीक है ना। 1905 की क्रांति का भी कुछ असर था। रास्पुटिन का प्रभाव हम आपको बता ही दिए कि रास्पुटिन एक भ्रष्ट पादरी था जो जार के यहां ही रहता था एवं जार का ही तथा कथित गुरु था, लेकिन उसका संबंध रूस के जार के पत्नी जरीना से था। रास्पुटिन ने जरीना को अपने बस में कर रखा था और जार के अनुपस्थिति में जार के खिलाफ ही षड्यंत्र करने का मौका मिल गया। जरीना के सहारे वह रूस के बागडोर को भी संभाल रखा था। सामाजिक कारण में क्या बताए, किसानों की दयनीय स्थिति। आपको बताया ना कि किसानों का स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय था। ठीक है ना। रूस के क्रांति के समय किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, क्योंकि वह अपने खेतों में पुराने तकनीक से खेती करते थे, ध्यान रखिएगा, जिससे फसल का पैदावार अच्छा नहीं होता था। इसके अलावा शासकों के द्वारा टैक्स वसूली करने से इन लोगों की स्थिति और ज्यादा दयनीय हो गई। 1861 में कृषि दासता समाप्त करके किसानों से जमीन के बदले मोटी रकम ली गई। ऐसे में किसानों के पास उन्हें ये क्रांति के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं था। इसके बाद मजदूरों की दयनीय स्थिति हम आपको बताए कि रूस में मजदूरों की दशा बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि इन मजदूरों से अधिक समय तक कठोर काम लिया जाता था तथा उसके बदले में बहुत कम मजदूरी दिया जाता था। उत्तम आवास और स्वास्थ्य का कोई प्रबंध नहीं था। समझ में आया? इसमें पानी लो तो। मजदूर लोग अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। इन मजदूरों के सारे विद्रोह को दबा दिया गया। उसके बाद बेरोजगारी की समस्या हम आपको सबसे लास्ट में बताया कि बेरोजगारी का समस्या भी एकदम चरम पर था। रूस के क्रांति में बेरोजगारी का भयंकर समस्या उत्पन्न हो गया। लाखों लाख की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए थे। चूंकि जीने को कोई साधन नहीं था, अतः लोग क्रांति पर उतर गए। ये सब हम आपको बता दिए। ठीक है ना। कुछ बौद्धिक कारण भी है बाबू, ध्यान रखिएगा, कुछ बौद्धिक कारण भी है। चलिए 10 मिनट और क्लास लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है ना। कुछ बौद्धिक कारण भी है कि रूस में लोग धीरे धीरे बुद्धिजीवी होते जा रहे थे, जो अपने लेखों और रचनाओं के जरिए लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे थे। देखिए, जो रूस में ना कुछ जो जागरूक लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो किताब लिख देते थे। जो किताब को पढ़ता था उसको समझ में आ जाता था कि हमरा पर अत्याचार हो रहा है। समझ गए ना। तो किताब ये सब लिख करके ना लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे। देखिए, अब बच्चे कह रहे हैं कि सर अब कोई भी पूछेगा तो एक क्वेश्चन का जवाब लिख देंगे। वाह, अब समझिएगा। तो लोग ना किताब लिख करके मजदूरों को, किसानों को जागरूक कर रहे थे। जैसे लियो टॉल्स्टॉय ने एक किताब लिखा जिसका नाम था वॉर एंड पीस, यानी युद्ध और शांति। और यह किताब लिख करके मजदूरों में जोश भरने का कार्य किया। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा युद्ध और शांति के लेखक कौन है, यानी वॉर एंड पीस के लेखक कौन है। तो वॉर एंड पीस पूछे या फिर युद्ध और शांति पूछे, लेखक का नाम क्या होगा? टॉल्स्टॉय। ठीक है ना, लियो टॉल्स्टॉय, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो इस तरीके से जवाब आपको लिख लेना है। ठीक है ना।
अब समझते हैं कि रूस की क्रांति के प्रभाव क्या हुआ। इतना बड़ा क्रांति तो हो गया, लोग राजा के खिलाफ हो गए, तो क्या इसका क्या परिणाम निकला, परिणाम को समझ लेते हैं 10 मिनट में। उसके बाद आपका ये चैप्टर अब अगली क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। देखिए, रूस की क्रांति के प्रभाव को लिखना है। लिखेंगे कि बोल्शेविकों क्रांति ने पूरे रूस के क्षेत्र में विकास का परचम लहराने का कार्य किया। ये जो क्रांति हुआ 1917 की क्रांति, इससे पूरे रूस भर में ना विकास का लहर फैल गया। इन्होंने जारशाही सत्ता को मिटा करके समाजवादी गणतंत्र की स्थापना की। जारशाही सत्ता को समाप्त किया गया। राजा को प्यारे बच्चों क्या हुआ, हटा दिया, मार दिया। सत्ता का बागडोर किसानों एवं मजदूरों ने हाथ में सौंप दिया गया। इतना बड़ा क्रांति हुआ तो राजा को सत्ता छीन लिया गया, राजा से सत्ता छीन लिया गया, और छीन करके क्या कर दिया गया, मजदूरों के हाथों में, किसानों के हाथों में सत्ता सौंप दिया गया। तो ये तो बढ़िया काम हुआ। और आगे क्या क्या काम हुआ सोचिए, देखिए और क्या काम हुआ। रूस में स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ। परिणाम क्या निकला, रूस में जो इस तरीके का निरंकुशवादी शासन हो रहा था उसका अंत हो गया, ठीक है ना। समझ गए, रूस में स्वेच्छाचारी शासन का अंत हो गया। सदियों से चली आ रही रूस में स्वेच्छाचारी शासन का अंत कर दिया गया। जार और उसकी पत्नी जरीना की हत्या कर दी गई 1918 ईस्वी में, ठीक है ना। और समाजवादी गणतंत्र की स्थापना कर दी गई। जार को भी मार दिया गया, यानी राजा को और रानी को खत्म कहानी कर दिया। जैसे कहानी सुनते थे ना हम लोग कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गया, खत्म कहानी, वही वाला बात हुआ, ठीक है ना। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गया, अब खत्म कहानी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब ये राजा मरा तो लियोनोव का नेतृत्व आया। किसका नेतृत्व आया, लियोनोव राजा बना था, आपको हम बताए थे कल, ठीक है ना, कि जब जार निकोलस द्वितीय मरता है तो लियोनोव आता है, ध्यान रखिएगा। लियोनोव के नेतृत्व में उदारवादियों ने अपना सरकार बनाया और जार का सत्ता समाप्त हो गया। उसके नीचे तक हाँ ठीक है, वहीं तक करो, ठीक है ना बाबू, ध्यान रखिएगा। विश्व का दो खेमों में बंट जाना। विश्व जो है वो दो भागों में बंट गया। एक तो बंट गया पूंजीवाद और एक बंट गया साम्यवाद। एक जो पूंजी का समर्थक था वो पूंजीवाद, और जो किसानों का समर्थक था वो साम्यवाद के रूप में बंट गया। और रूस भी दो भाग में बंट गया, ठीक है ना। रूस भी दो भाग में बंट गया, पूर्वी रूस और पश्चिमी रूस। तो परिणाम क्या निकला, पूरा विश्व दो भागों में बंट गया, पूंजीवाद और साम्यवाद, और रूस भी दो भागों में बंट गया, पूर्वी रूस और पश्चिमी रूस। अब समझिएगा तीसरा, रूसी पंचांग। ये तो हम आपको कल ही बता दिए थे रूसी पंचांग के बारे में। 1917 ईस्वी के रूस की क्रांति के समय रूस में दो प्रकार के कैलेंडर थे, जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर को समाप्त करके ग्रेगोरियन को मान्यता दिया गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता था। ये हम आपको बता दिए। ये चौथा नंबर, किसानों और मजदूरों की स्थिति में सुधार हुआ। जाहिर सी बात है, किसानों और मजदूर इतना संघर्ष किए तो स्थिति में सुधार होगा। रूस में जार का शासन समाप्त होते ही सत्ता का बागडोर मजदूरों एवं किसानों के हाथों में आ जाता है और लोग खुशी पूर्वक जीवन निर्वाह करने लगते हैं। समझ गए ना। अगला 5वां नंबर, संविधान की रचना। सुनिएगा, संविधान की रचना। 1918 ईस्वी में लेनिन एक संविधान बनाया था जिसमें सबको समानता का अधिकार दिया गया और इसने धर्मनिरपेक्ष की नीति अपनाई। यानी कि प्यारे बच्चों, अब लेनिन का एंट्री होगा और लेनिन एक संविधान बनाता है और उसके कारण लोगों की स्थिति सुधरी। तो अगला क्लास जो आपका होने वाला है, ध्यान रखिएगा, अगला क्लास, ये तो हम आपको बताया पूरा फरवरी की क्रांति, ठीक है ना। ये जो भी हम आपको बताए वो बताए फरवरी की क्रांति। अब हम आपको बताएंगे अक्टूबर की क्रांति, ठीक है ना। समझ गए, सारे बच्चों को समझ में आया। तो अगला क्लास में हम आपको लेनिन के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अगला क्लास से अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लीजिएगा, अब किसके बारे में बात करेंगे, लेनिन, ठीक है ना। अगला क्लास से अब हम लोग लेनिन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू, लेनिन के बारे में। तो अगली क्लास से आप लोग लेनिन के बारे में पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना जी। तो प्यारे बच्चों, आज का ये क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और फिर से हम एक बार कहते हैं कि सोशल साइंस का किताब आ चुका है। जो बच्चे ऑर्डर अभी तक नहीं किए हैं जल्दी से जाइए और किताब को ऑर्डर करिए, ठीक है ना। किताब आपके घर पर 4-5 दिन में पहुंच जाएगा। तो जल्दी जल्दी से जाइए और किताब को आप लोग ऑर्डर कर लीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा।
समझ गया बाबू? जल्दी से बताइए, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? जल्दी से बताओ, सारे बच्चों को समझ में आया? ओके, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अरे तो परीक्षा दीजिएगा ना, 22 तारीख से परीक्षा है, तो क्या दिक्कत है? आराम से परीक्षा दीजिए, सब कुछ तो आपको हम पढ़ा ही दिए हैं। आराम से परीक्षा दीजिए 22 तारीख से, क्या दिक्कत है? ठीक है ना? चलिए, ठीक है। तो चलो प्यारे बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।